1900 की शुरुआत में एक प्रोफेशनल कुक थी, मैरी मैलन। अच्छा, जिन्हें मेडिकल हिस्ट्री में टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही। उन्होंने सालों तक अपने बनाए हुए खाने के जरिए दर्जनों लोगों में टाइफाइड फैलाया, जबकि उन्हें खुद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक क्लासिक कैरियर थी। देखो, उनकी बॉडी उस डेडली बैक्टीरिया का सेफ हाउस बन चुकी थी, जो उनके इम्यून सिस्टम से बचकर मल्टीप्लाई हो रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हेल्थ और डिजीज सिर्फ बाहर से देखकर जज नहीं किए जा सकते। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को समझेंगे। इस डीप डाइव का मेन मिशन हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए उन माइक्रोस्कोपिक किलर्स, हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम्स और इन मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि आखिर बीमारियां काम कैसे करती हैं और बॉडी उनसे बचती कैसे है। राइट। तो बायोलॉजी में हेल्थ की डेफिनेशन हमेशा से ऐसी साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं थी ना। अगर हम अर्ली ग्रीक थिंकर्स को देखें, जैसे हिपोक्रेटिस, या अपने इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की बात करें। वो मेडिसिन को गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के नजरिए से देखते थे। मतलब उनका मानना था कि बॉडी में अलग अलग फ्लूइड्स यानी ह्यूमर्स होते हैं। और उनका बैलेंस होना ही हेल्थ है। मैंने पढ़ा है कि उनका एक स्पेसिफिक बिलीफ था ब्लैक बाइल को लेकर। वो सोचते थे कि जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा है, उसकी पर्सनैलिटी हॉट होती है। हाँ, और उस इंसान को बुखार आता है। एक तरह से उन्होंने फीवर को पर्सनैलिटी ट्रेट से ही जोड़ दिया था। पर ये पुरानी थ्योरी फेल कैसे हुई? किसने गलत साबित किया इसे? देखो, ये थ्योरी पूरी तरह से बस एक सोच पर बेस्ड थी, कोई एविडेंस नहीं था। फिर एंट्री होती है विलियम हार्वे की। उन्होंने ही तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। एग्जैक्टली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके पहले नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने उस वक्त के सिंपल थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल किया। वेट, उन्होंने थर्मोमीटर से क्या चेक किया? उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल वाला माना जाता था, उनका बॉडी टेम्परेचर भी दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है। ओह वाओ! तो एक बेसिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ने सदियों पुरानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया। सही पकड़ा। फिर बायोलॉजी ने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना शुरू किया। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। ये बायोलॉजिकल कनेक्शन बहुत डीप लग रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के जरिए हमारे इम्यून सेल्स को कमांड भेजता है। हाँ, मेंटल स्टेट और फिजिकल इम्यूनिटी आपस में पूरी तरह हार्डवायर्ड हैं। अमेजिंग। और जब हम बायोलॉजी के ब्रॉड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो सिर्फ ह्यूमन डिजीजेस ही नहीं, ह्यूमन वेलफेयर भी एक मेजर एस्पेक्ट है एग्जाम के नजरिए से। फूड सिक्योरिटी के बिना हेल्थ कैसे मेंटेन होगी? यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन एक लैंडमार्क है। उन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर को बदल कर रख दिया। AIARI में नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर काम किया था ना? बिल्कुल। उन दोनों ने मिलकर शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग राइस वैरायटीज डेवलप की। उन्हीं के एफर्ट से फेमस सेंटेड बासमती की इंप्रूव्ड वैरायटीज मार्केट में आई थी, जिसने क्रॉप यील्ड बढ़ाकर स्टार्वेशन को दूर किया। ये ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब बेस सेट करने के बाद सीधे उन बायोलॉजिकल थ्रेट्स पर आते हैं जो हेल्थ को तबाह करते हैं। मतलब हमारे पैथोजेंस शुरुआत बैक्टीरियल डिजीजेस से करते हैं। टाइफॉइड मेरी की कहानी से स्टूडेंट्स को ये तो समझ आ गया कि टाइफॉइड कंटैमिनेटेड खाने से फैलता है, पर माइक्रोस्कोपिकली बॉडी के अंदर वहां क्या हो रहा है? टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। जब ये बैक्टीरिया कंटैमिनेटेड खाने या पानी के जरिए एंटर करता है, तो ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से बॉडी के दूसरे हिस्सों में कैसे फैलता है? वो ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स तक फैलता है, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट होता है सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस और सिवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब आंतों में छेद हो जाना। ये तो सुनने में फेटल लग रहा है। हाँ, इससे डेथ भी हो सकती है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे बड़ा मार्कर इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसे विडॉल टेस्ट कहते हैं। विडॉल टेस्ट, ये एक डायरेक्ट MCQ बन सकता है। अब टाइफॉइड तो इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, पर क्या होता है जब बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपना घर बनाते हैं, जैसे पिनोमोनिया के केस में? नमोनिया बहुत नोटोरियसली फेटल बीमारी है। ये स्टेप्टोकोकस नमोनिया है और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। देखो, लंग्स को हम सिर्फ एक हॉलो बलून नहीं मान सकते ना। राइट। उनके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जहां ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है। ये बैक्टीरिया उन्हीं एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन के रिएक्शन में
उन सैक्स में फ्लूइड भर जाता है। So the patient is essentially drowning from the inside. एल्वियोलाई में हवा की जगह पानी भर जाएगा तो गैस एक्सचेंज रुक जाएगा Precisely. और इसी फ्लूइड बिल्डअप की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यही कारण है कि सिवियर निमोनिया केसेस में लिप्स और फिंगरनेल्स का कलर ग्रे से ब्लूइश हो जाता है। Grey to bluish. ये bluish tint एक critical visual symptom है जो नीट एस्पिरेंट्स को completely याद रखना है। पर एक और डिजीज है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अटैक करती है, कॉमन कोल्ड। हाँ, राइनोवायरसिस से होती है वो। लेकिन अगर राइनोवायरस नाक में एंटर कर ही चुका है तो वो लंग्स तक नीचे जाकर निमोनिया जैसी फेटल कंडीशन क्यों नहीं क्रिएट करता? यहाँ टिश्यू स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। राइनोवायरसेस उन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं जहां उन्हें अटैच होने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मिले। अच्छा, और वो रिसेप्टर्स सिर्फ नाक और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की लाइनिंग में होते हैं? एग्जैक्टली। लंग्स के एल्वियोलाई में उनके लिए दरवाजा खुलने का मैकेनिज्म ही नहीं है। इसलिए कॉमन कोल्ड सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक करता है, लंग्स को नहीं। ये डिस्टिंक्शन एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए अक्सर यूज होता है। गॉट इट। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, प्रोटोजोआ। और जब इनकी बात आती है तो मलेरिया सबसे बड़ा नाम है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल लगता है जैसे किसी स्पाई मूवी का प्लॉट हो। बिल्कुल। इसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 अलग-अलग होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन और एक फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो। जो मस्कीटो एक वेक्टर यानी कैरियर का काम करती है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब एक इन्फेक्टेड मच्छर किसी इंसान को काटता है तो सबसे पहले क्या होता है? मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म जमा होती है, जिसे स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। जैसे ही वो बाइट करती है, ये स्पोरोजॉइड्स ब्लड में एंटर कर जाते हैं और ब्लड फ्लो के साथ सीधा लिवर तक पहुंचते हैं। हाँ, लिवर इनके लिए एक सेफ हाइडिंग प्लेस और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्री है। वहां सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये सीधा रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज पर अटैक करते हैं। और आरबीसीज के अंदर इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि सेल प्रेशर झेल ही नहीं पाता और तब आरबीसी फट जाता है। पर डेंजर सिर्फ आरबीसी के टूटने में नहीं है। जब आरबीसी फटता है तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन। सो जब किसी मलेरिया पेशेंट को हर 3-4 दिन में तेज ठंड लगती है और हाई फीवर आता है, वो एक्चुअली इस टॉक्सिक बॉम्ब के फटने का रिएक्शन है। एग्जैक्टली। चिल्स और फीवर की साइकिल उस आरबीसी रप्चर और हीमोजोइन रिलीज से नेचुरली सिंक्ड होती है। एक और डिटेल जो एग्जाम के लिए जरूरी है, सब मलेरिया टाइप्स इक्वल नहीं होते। प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं, पर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक है। इसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं और ये हाईली फेटल होता है। स्टूडेंट्स को ये याद रखना होगा। अब प्रोटोजोन्स में ही एक दूसरा पैरासाइट है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ये इंटेस्टाइन में अटैक कैसे करता है? ये एसेंशियली ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। जब इंसान इन्फेक्टेड पानी या खाना लेता है तो ये पैरासाइट इंटेस्टाइन की लाइनिंग को फीड करना शुरू कर देता है, जिससे एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आने लगते हैं। यहाँ पर एक मैकेनिकल कैरियर का रोल भी बहुत बड़ा है, हाउस फ्लाइज यानी मक्खियाँ। हाँ, हाउस फ्लाइज एसेंशियली एक टैक्सी सर्विस का काम करती हैं पैरासाइट्स के लिए। वो इन्फेक्टेड फीसेस पर बैठती हैं और पैरासाइट के सिस्ट उनके पैरों पर चिपक जाते हैं और फिर वही मक्खी आकर हमारे खाने पर बैठ जाती है। दैट इज विजुअली डिस्गस्टिंग बट मैकेनिज्म एकदम क्लियर है। अब वॉर्म्स की बात करते हैं, यानी हेलमिन्स। यहाँ एस्करस और वुचरेरिया का जिक्र आता है। एस्केरस आंतों में रहता है और इंटरनल ब्लीडिंग करवाता है, पर वुचरेरिया बॉडी को पूरी तरह डिफॉर्म कर देता है। वो फिलेरियल वॉर्म है ना? वो बॉडी को डिफॉर्म कैसे करता है एग्जैक्टली? ये वॉर्म फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के जरिए एंटर करता है और फिर बॉडी के निचले हिस्से, प्राइमरीली लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स में परमानेंटली सेट हो जाता है। वहां सालों तक रहकर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। लिम्फेटिक वेसल्स का काम बॉडी फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, तो अगर वर्म उन वेसल्स को ब्लॉक कर दे तो फ्लूइड ड्रेन ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। फ्लूइड वहां जमा होने लगता है और पैर धीरे धीरे इतने सूज जाते हैं कि वो हाथी के पैर जैसे लगने लगते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को एलिफेंटाइसिस कहते हैं। और इन पैथोजेंस के डिस्कशन के आखिर में आते हैं फंगी पर। स्किन इन्फेक्शंस जैसे रिंगवर्म्स। अब नाम रिंगवर्म है पर इसमें कोई वर्म नहीं होता। कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके पीछे हैं? एनसीईआरटी 3 मेन फंगी जेनरा स्पेसिफाई करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये स्कैल्प या नेल्स पर ड्राई स्केली लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें इंटेंस इचिंग होती है।
पर इनको बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स ही क्यों पसंद है, जैसे ग्रोइन्स या टोज के बीच में? क्योंकि फंगाई को ग्रो करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, हीट और मॉइस्चर। इन एरियाज में पसीना ट्रैप हो जाता है, जो उन्हें एक परफेक्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट देता है। अच्छा, इसलिए पर्सनल हाइजीन जैसे दूसरे की टॉवल यूज न करना रिंगवर्म को रोकने का सबसे बेसिक स्टेप है। पर इतने सारे पैथोजेंस और अटैक मैकेनिज्म सुन के कोई भी परेशान हो जाए। ये बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स हवा और पानी सब जगह है, पर फिर भी हम रोज बीमार नहीं पड़ते। आवर बॉडीज आर सरप्राइजिंगली रिजिलिएंट। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक 24 घंटे काम करने वाली इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। राइट, और ये दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब दुश्मन कोई भी हो, इसका बचाव का तरीका हमेशा सेम रहेगा। इसके 4 बैरियर्स होते हैं। इसे एक किले यानी कैसल के डिफेंस जैसा सोचते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, जो किले की सबसे आगे वाली मजबूत दीवार है। हमारी स्किन बॉडी का मेन फिजिकल बैरियर है। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स की लाइनिंग पर म्यूकस की एक कोटिंग होती है, जो पैथोजेंस को फिजिकली ट्रैप कर लेती है। पर अगर पैथोजेंस दीवार को बाईपास कर लें तो उनका सामना किले के एसिड से होता है। ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारे पेट का हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादातर बैक्टीरिया को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही हमारे मुंह में सलाइवा और आंखों से निकलने वाले टीयर्स में एंजाइम्स होते हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ब्लड तक आने से रोकते हैं। पर अगर दुश्मन ब्लड तक पहुंच ही गया, तब आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। ये हमारे ब्लड के स्पेशलाइज्ड इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं। इनमें पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। ये सब एग्जैक्टली करते क्या है बैक्टीरिया को मारने के लिए? ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स मेनली फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म यूज करते हैं। मतलब वो फिजिकल रूप से बैक्टीरिया के पास जाते हैं और उसे अपने अंदर निगल लेते हैं। लिटरली ईटिंग द एनिमी अलाइव। फिर एंजाइम से उसे अंदर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया के खिलाफ तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वायरसेस तो सेल्स के अंदर घुसकर उन्हें हाईजैक कर लेते हैं। वहां क्या होता है? वहां आता है चौथा और सबसे फैसिनेटिंग डिफेंस, साइटोकाइन बैरियर्स। इसमें मेन रोल इंटरफेरॉन्स का होता है। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उस सेल को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है। तो मरने से पहले वो सेल कुछ करता है? हाँ, वो अपने डेथ से पहले एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। एक तरह से इट्स अ सेल्यूलर सैक्रिफाइस। एक इन्फेक्टेड सेल आसपास के हेल्दी सेल्स को एसओएस सिग्नल भेज रहा है कि मुझे हाईजैक कर लिया गया है, तुम अपने दरवाजे लॉक कर लो। एकदम सही एनालॉग यूज किया आपने। इंटरफेरॉन्स उन नेबरिंग सेल्स में प्रोटीन्स का प्रोडक्शन शुरू करवा देते हैं, जो वायरल रेप्लिकेशन को रोकते हैं। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म और इंटरफेरॉन्स वर्ड एमसीक्यू में बहुत स्ट्रांगली पूछा जाता है। ये तो हुई इनेट इम्यूनिटी। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और इसका कोर इंजन मेमोरी पर चलता है। जब हमारी बॉडी पहली बार किसी नए पैथोजन का सामना करती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होता है। पर जब बॉडी उस बीमारी को हरा देती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस दुश्मन की पूरी प्रोफाइल मेमोरी में सेव कर लेता है। जिससे फायदा ये होता है कि जब वही सेम पैथोजन दूसरी बार अटैक करता है तो बॉडी डायरेक्टली सेकेंडरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, जो कि इतना फास्ट और इंटेंसिफाइड होता है कि बीमारी शुरू होने से पहले ही दुश्मन तबाह हो जाता है। और इसी मेमोरी सिस्टम को हमने वैक्सीनेशन के जरिए हैक किया है। एब्सोल्युटली। वैक्सीन्स में हम बॉडी के अंदर पैथोजेंस का वीकेंड या डेड वर्जन डालते हैं। इनसे बीमारी नहीं होती, पर बॉडी को लगता है अटैक हुआ है और वो मेमोरी सेल्स बना लेती है। ये तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जहां बॉडी को टाइम मिलता है एंटीबॉडीज बनाने का। पर इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करें? जैसे किसी को जहरीले सांप ने काट लिया हो, या किसी रस्टेड आयरन से कट लग गया हो जिसमें टिटनस बैक्टीरिया हो। ऐसे में बॉडी को टाइम नहीं दे सकते। एनसीईआरटी बताती है कि ऐसी सिचुएशंस में बॉडी में डायरेक्टली बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं। इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं ना। सही जवाब। हम रेडीमेड वेपन्स दे रहे हैं। टिटनस और स्नेक वेनम के एंटीटॉक्सिन्स इसके टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। और अब तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने ये प्रोसेस रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। हाँ, एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, जिसे डायरेक्टली यीस्ट को ऑल्टर करके लार्ज स्केल पर बनाया जाता है।
बिल्कुल। अब इम्यूनिटी का एक फ्लिप साइड भी देख लेते हैं, एलर्जीज। ये एसेंशियली बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। डस्ट या पॉलन के कांटेक्ट में आने पर इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्ट करना एलर्जी कहलाता है। लेकिन क्या होता है जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने के बजाय पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए या बॉडी के नॉर्मल सेल्स अपने ही रूल्स तोड़ने लगे? ये कंडीशंस सबसे फेटल थ्रेट्स बन जाती हैं। हम बात कर रहे हैं एड्स और कैंसर की। लेट्स अनपैक एड्स फर्स्ट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम NCERT कहती है कि ये HIV से होता है, जो एक रेट्रोवायरस है। नॉर्मल लाइफ में जेनेटिक कोड DNA से RNA बनता है। ये रेट्रोवायरस क्या करता है? रेट्रो का मतलब ही रिवर्स है। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं RNA होता है। जब HIV हेल्दी बॉडी में एंटर करता है तो ये सबसे पहले मैक्रोफेजेस के अंदर घुसता है। बना रहा है। एग्जैक्टली। फिर वो नया बना वायरल DNA उस हेल्दी मैक्रोफेज के ओरिजिनल DNA में इंटीग्रेट हो जाता है। अब वो सेल एक HIV फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो किसी हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लग रहा है। और वहां से निकलकर ये वायरस हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में हेल्पर T सेल्स का काउंट ड्रास्टिकली गिरने लगता है और इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि पेशेंट को माइनर इन्फेक्शंस भी बुरी तरह इफेक्ट करने लगते हैं। इंसान एक्चुअली HIV से नहीं मरता, वो उन दूसरी बीमारियों से मरता है जिनके सामने इम्यूनिटी फेल हो जाती है। इसके फैलने के 4 प्राइमरी मैकेनिज्म हैं: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटैमिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड नीडल्स और इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड। इसीलिए सोसाइटी में इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स को HIV का हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है, क्योंकि वो नीडल्स शेयर करते हैं। अब बायोलॉजी का दूसरा फेटल फेलियर देखते हैं, कैंसर। बॉडी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है कि कौन सा सेल कब डिवाइड होगा, तो कैंसर में ये मैकेनिज्म फेल कैसे होता है? देखो, नॉर्मल बॉडी सेल्स की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। जब कोई सेल डिवाइड होते हुए अपने आसपास के सेल्स को फिजिकली टच करता है तो एक स्टॉप सिग्नल मिलता है। सो उनके पास एक ऑटोमेटिक ब्रेक पेडल होता है। हाँ, बट कैंसर सेल्स में ये ब्रेक वायर कट जाती है। हाँ, कैंसर सेल्स में ये कंट्रैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पूरी तरह खत्म हो जाती है। उन्हें स्टॉप सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं, जिससे ट्यूमर्स बन जाते हैं। किसी नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में बदल जाना ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्यूमर्स 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन जो एक ही जगह रहता है और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आसपास के टिश्यूज को डैमेज करते हैं और ब्लड के जरिए दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचकर नए ट्यूमर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये मेटास्टेसिस ही एसेंशियली कैंसर को फेटल बनाता है। अब सिलेबस के आखिरी हिस्से में उन बीमारियों को देखते हैं जो किसी बाहरी पैथोजन से नहीं, हमारी अपनी चॉइसेस से होती है: ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। बार्बिटोरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स जैसे केमिकल्स क्लिनिकल डिप्रेशन या इंसोम्निया को ट्रीट करने के काम आते हैं, पर बिना मेडिकल सुपरविजन के इनका अब्यूज होता है। NCERT में क्लासिक एग्जाम्पल ओपियोइड्स का दिया गया है, जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही पावरफुल पेन किलर और सेडेटिव है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाता है। मेजर सर्जरी वाले पेशेंट्स को ये दिया जाता है पेन कम करने के लिए। पर ड्रग्स लेने के तरीके खतरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज से रिस्क एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ता है? क्योंकि लोग ग्रुप्स में एक ही नीडल शेयर करते हैं। अगर एक इंसान HIV या हेपेटाइटिस B से इन्फेक्टेड है तो नीडल के जरिए वायरस का डायरेक्टली ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन हो जाता है। वो सिर्फ ड्रग नहीं, क्रॉनिक इन्फेक्शन भी इंजेक्ट कर लेते हैं। और ये सबसे ज्यादा टीनेजर्स में देखा जाता है। एग्जाम का स्ट्रेस, पीयर प्रेशर। NCERT इसका एक क्लियर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन फोकस करती है। सॉल्यूशन है लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करना। किसी भी स्टूडेंट या टीनेजर पर उसकी कैपेसिटी के आगे फोर्स नहीं डालना चाहिए। उन्हें अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से पुश करना डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की तरफ ले जा सकता है। और अगर कोई फंस गया है तो पनिशमेंट नहीं, एजुकेशन और प्रोफेशनल काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल नीट के लिए ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डायरेक्ट डेफिनेशंस और एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स पर फोकस करना है, टाइफॉइड से लेकर HIV के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तक और इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स से लेकर कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस तक। एग्जाम में ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है। As NCERT states, health does not simply mean absence of disease, it is a state of complete
फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्योंकि बायोलॉजी हमारी बॉडी की ब्लूप्रिंट है। आप डिटेल्स जितना समझेंगे कंसेप्चुअली उतना ही बेटर परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। एकदम सही। इस डीप डाइव के एंड में हम उस पहले पॉइंट पर वापस आते हैं कि हमारा दिमाग हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। राइट। इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म ये है कि जब आप लोग एग्जाम का हद से ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो फिजिकली आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। मतलब स्ट्रेस लिटरली आपके सेलुलर बैरियर्स को कमजोर कर रहा है। एग्जैक्टली। इसलिए प्रेपरेशन जरूरी है, पर मेंटल बैलेंस उससे भी बड़ा बायोलॉजिकल टूल है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फोकस बनाए रखिए और स्ट्रेस को दूर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।